নমস্কার। খবরদার কথা নয়, 24তম সিপিআইএম দলের 24তম রাজ্য সম্মেলন চলছে। আমরা পেয়ে গিয়েছি দেশের কৃষক আন্দোলনের অন্যতম প্রতিভূ বললেও কম বলা হবে এবং ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের যিনি অন্যতম নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ডক্টর অশোক ধাওয়ালে, তার সঙ্গে আমরা কিছুক্ষণ সময় কাটাবো। তিনি এই সম্মেলনে উপস্থিত রয়েছেন, গতকাল একটি অসাধারণ বক্তব্য রেখেছেন এবং আজকে তার সঙ্গে কিছু কথোপকথনের মাধ্যমে সমস্ত ভারতবর্ষের পরিস্থিতি আমরা জেনে নেব তার কাছে। সো ওয়েলকাম টু আওয়ার খবরদার কথা নয়। Sir, first directly I would like to put a questions. That is NDA 3 government led by Mr. Narendra Modi. Have you any difference other two different government which from 2014 and 19? See, basically मेन अगर अब देखा जाए तो ये जो 2024 का नया सरकार जो आया उसका और 2014 और 19 एक ही ताकतों का सरकार है। बहुत ही सांप्रदायिक, बहुत ही कॉरपोरेट परस्त, बहुत ही मनुवादी और बहुत ही तानाशाही। ये उसके 4 खासियतें जो है, जो पहले भी थी 2014 में, 19 में भी थी, 2024 में भी वही है। वैसे देखा जाए तो बुनियादी फर्क नहीं है, लेकिन एक फर्क जरूर है कि पहले 2 बार उनको जो स्पष्ट बहुमत था बीजेपी को संसद के अंदर, वो अभी 2024 में ये इंडिया ब्लॉक बनने से और बाकी सभी विपक्ष के लगभग सभी पार्टियां एक साथ आने की वजह से इनकी मेजॉरिटी घट गई और अभी बीजेपी को अपने खुद के ऊपर वो मेजॉरिटी अभी संसद में नहीं रही है। लेकिन बाकी लोग हैं उनको मदद करने वाले, एनडीए वाले सब दूसरे लोग हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नीतियों में कोई फर्क नहीं है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। यानी इस गलत फहमी में मुझे लगता है हमने किसी ने भी नहीं रहना चाहिए कि अभी कुछ फर्क हो गया 2014, 19 और 24। ऐसा कुछ नहीं है। फंडामेंटली वही सरकार है और वही ताकतें हैं जो आज इस सरकार को चला रही है और ये जनता के खिलाफ और मुट्ठी भर कॉरपोरेट को मदद करने वाली यही सरकार है। अभी कल आपको मालूम पड़ेगा बजट आएगा कल। एग्जैक्टली तो कल बजट के अंदर जो पहली बार भी देखा, ये सरकार आने के बाद जुलाई महीने में इस साल का बजट पिछले साल 2024 में वो बजट रखा गया। कोई फर्क नहीं था पहले बजट से। अभी भी कल हमें ऐसी कोई आशा नहीं है कि कुछ ज्यादा फर्क होगा। फर्क होगा ही नहीं, उल्टा वही हमले हमारे किसानों के ऊपर, खेत मजदूरों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर इनके चालू रहेंगे। और ये बड़े बड़े अंबानी, अदानी और ये सब कॉरपोरेट्स को मदद करने की नीति भी वही रहेगी। तो इस सरकार के खिलाफ और ज़्यादा तेजी से संघर्ष करने की सख्त ज़रूरत है। पहले भी थी, आज भी है, और ये सरकार जाने तक ये संघर्षों को हमको आगे लेके जाना चाहिए। So second question is from Parliament to Kumbh, last Kumbh which is going on. Do you think that this government failed to protect the peoples in General? बिल्कुल सवाल ही नहीं है। ये कुंभ मेला में ये जो हादसा हुआ और कई ऐसे बेकसूर लोग मर गए उसके अंदर, इसके लिए हमारा तो सीधा इल्जाम है कि ये जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और केंद्र सरकार भी तो है, क्योंकि ये कोई सादा मामला नहीं था। कुंभ मेला यानी बहुत बड़ी, लाखों की तादाद में लोग आते हैं। तो केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार की तो प्राथमिक है ही, उसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन उसके बारे में पूरी तरीके से उन्होंने अनदेखी की, टोटल केयरलेसनेस ये हमने देखा और इसका बहुत बड़ी कीमत
हमारे कई लोगों को वहां पर चुकानी पड़ी। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं जो लोग वहां पर गुजर गए, और ये बहुत दुख हम प्रकट करते हैं कि इस प्रकार का हादसा कभी होना नहीं चाहिए था। लेकिन ये मोदी सरकार और योगी सरकार के अंदर कई बार ऐसे हुआ है। आपको याद होगा हाथरस में, हाथरस में हुआ कुछ महीने पहले, इसी प्रकार से कोई बाबा आए थे और वो धर्म का ये वो सब करके वहां भी कई लोग मर गए। तो ये सब चीज मुझे लगता है कि इसके लिए ये सरकार क्लियरली और सीधी तरीके से जिम्मेदार है। After a grand success in the last month's different program by All India Kisan Sabha as well as SKM through panchayats and Mahapanchayat like that, do you think that the peasant movement will go on in recently? बिल्कुल सही आपने जो कहा। ये दिसंबर और जनवरी में बहुत बड़े आंदोलन हमारे हुए। एक्चुअली उनका शुरुआत हुआ 26 नवंबर से। 26 नवंबर जो आप जानते हैं कि 3 कृषि कानून के खिलाफ ये जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन 2020 साल में शुरू हुआ, वो हुआ 26 नवंबर 2020 और वो 1 साल और 15 दिन तक चला। लाखों किसानों ने पूरी दिल्ली को घेर डाला, राष्ट्रीय महामार्ग को बंद कर डाला, ये सब हुआ। तो ये 26 नवंबर 2024 को पूरे देश भर में लाखों किसान फिर से रास्ते में आए अपनी डिमांड करने के लिए, एमएसपी, कर्जा मुक्ति, ये सब। लेकिन उसके एक दिन पहले, लेकिन उसका 26 तारीख को पता इतना नहीं था लोगों को, 25 तारीख को नवंबर के मोदी सरकार ने एक बहुत खतरनाक कदम उठाया, जिसके बारे में यहाँ जिक्र जरूर हमको करना चाहिए। और वो कदम ये है कि उन्होंने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, यानी कृषि के व्यापार के ऊपर एक प्लेटफॉर्म और एक मसौदा उनकी नई नीति का उन्होंने डिक्लेयर किया। अब ये इतना खतरनाक है, पूछो, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक ही बोलूंगा आपको जिससे हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे मैं क्या बोलने वाला हूं। ये जो मसौदा है, ये एक्चुअली जो 3 कृषि कानून जो रद्द करने पड़े मोदी सरकार को, ये 1 साल के जबरदस्त आंदोलन के चलते, अब इन्हीं तीनों कानून को पिछले दरवाजे से अंदर उसकी घुसपैठ करने का ये एक षड्यंत्र है। यानी पूरे कॉरपोरेट को मदद करना, पूरे कृषि का क्षेत्र, कृषि का बाजार, ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के हाथ में देना, सिर्फ देशी नहीं विदेशी भी, देश और विदेश के लोगों को पूरी तरीके से देश का कृषि क्षेत्र देना, और किसान और खेत मजदूर और आम जनता उसको बर्बाद करना, इसके लिए ये लाया है। तो ये जब हमने पढ़ा, अखिल भारतीय किसान सभा ने हमने पढ़ा, संयुक्त किसान मोर्चा ने उसको देखा, तब हमने इसकी बहुत कड़ी निंदा की। और 23 दिसंबर को हमने तय किया इसके खिलाफ पूरे देश के अंदर बड़े प्रदर्शन होंगे, और इन प्रदर्शनों में ये जो ड्राफ्ट है मसौदा, उसको जलाया जाएगा, होली कर दी जाएगी उसकी। तो ये पूरे देश में सैकड़ों जगह में ये हुआ, लाखों किसान उसके अंदर 23 दिसंबर को उन्होंने भाग लिया। और इसके बाद जनवरी में 2 बहुत बड़ी महापंचायतें हुई, बहुत बड़ी। 4 जनवरी को हरियाणा में तोहाना में हुई, जिसके अंदर 25,000 से ज्यादा सिर्फ हरियाणा के किसान ये वहां पर मौजूद थे। और उसके 5 दिन बाद 9 जनवरी को पंजाब की हो गई, वो थी मोगा में। मोगा में बहुत जबरदस्त महापंचायत हुई, उसमें तो 50,000 से ज्यादा किसान थे। किसके लिए? ये ड्राफ्ट को रद्द करो, एमएसपी का मांग दे दो और कर्जा माफी करो। ये सब जो डिमांड लेके आज जबरदस्त ये आंदोलन चालू है, और वो आगे भी चलता रहेगा जब तक ये मसौदा वापस नहीं लिया जाता। एमएसपी, कर्जा मुक्ति, पेंशन, ये फसल बीमा योजना,
ये हमारी जो मुख्य बातें है, इसको सरकार को कबूल करना होगा, नहीं तो सरकार बहुत अड़चन में आएगी। ये आज ही हम इशारा दे रहे हैं। Thirdly, you are present here as a Politburo member, CPIM. So, it is fact that with a lot of criticism, the people of India believe that the only lefts are the trustworthy party in all way. So, the BJP RSS combined, do you think the next party Congress will show the new path? देखिए, जो पिछली कन्नूर की कांग्रेस हुई 2022 में, तो लगातार हर कांग्रेस की परिस्थिति अलग अलग होती है, क्योंकि देश की परिस्थिति जैसे बदलती है, दुनिया की परिस्थिति जैसे बदलती है, उस मुताबिक हर पार्टी कांग्रेस को अपनी रणनीति को तय करना पड़ता है। तो अभी मदुरई में जो अप्रैल 2025 में हमारी 24वीं कांग्रेस होगी, जिसके पहले त्रिपुरा का राज्य सम्मेलन, उसके लिए मैं यहाँ आया हूँ अगरतला में। हमारे कॉमरेड प्रकाश करात, कॉमरेड वृंदा करात, ये भी यहाँ आई है। तो इसके लिए आज हम ये मदुरई के अंदर जरूर बीजेपी आरएसएस को हमारा मुख्य, सिर्फ हमारा यानी पार्टी का नहीं, लेकिन पूरे देश का, पूरे देश की जनता का एक नंबर का दुश्मन अगर कोई होगा तो ये बीजेपी आरएसएस एक नंबर का दुश्मन है। ये हमारा बहुत क्लियर, ये कन्नूर में भी हमने बोला था, ये हैदराबाद में भी कहा था हमने, विशाखापट्टनम में भी कहा था। आज की बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक नव फांसीवादी, उनके जो ये है उस प्रकार की ये शक्ति है, और ये शक्ति पूरे देश को बर्बाद करेगी। ऑलरेडी 10 साल से वही हो रहा है, मोदी राज के अंदर वही हो रहा है। पूरी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों का बंटवारा हो रहा है, ये सब हम देखते हैं। नीतियां, जैसे मैंने कहा, पूरे बड़े बड़े पूंजीपतियों के तरफ की वो नीतियां, गरीबों के खिलाफ, ये सब करना शुरू किया है उन्होंने। तो इससे बचना है तो इसके खिलाफ में लड़ना पड़ेगा। अब ये कैसे लड़ेंगे? तो 2 चीज हम सोच रहे हैं। नंबर 1 ये है कि जो सब बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जो ताकतें हैं हमारे देश में, वो वामपंथी होंगी, वो धर्मनिरपेक्ष होंगे, सेक्युलर जिसको कहते हैं, ये सबको एक साथ लेने की जरूरत है। ये हमने कन्नूर में भी कहा था। कॉमरेड सीताराम येचुरी तब महासचिव थे, है ना? तो सभी पॉलिट ब्यूरो, सेंट्रल कमेटी और पूरे पार्टी कांग्रेस में ये लाइन हमारी तय हुई कि अगर बीजेपी को और आरएसएस को हटाना है तो सभी ताकतों को इकट्ठा आना पड़ेगा। और वो हुआ, आपने देखा, जैसे मैंने जिक्र किया 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन हुआ, और इसलिए भी उनको एक हद तक कुछ काबू में रख दिया गया। तो ये हुआ। तो अभी वो एक बात है, ये आगे भी हमारा नीति चलेगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात जो है इस बार, जिसको हमको पूरा ध्यान देना पड़ेगा और हम देने वाले हैं, और वो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्वतंत्र ताकत। इसको कई गुना ज्यादा बढ़ाना चाहिए। सीपीआईएम की ताकत बढ़ाना चाहिए, वामपंथी दलों की ताकत बढ़ाना चाहिए, लेफ्ट फ्रंट जो है उसको आज मजबूत करना चाहिए। इसका कारण क्या है? क्योंकि अगर लाल झंडा मजबूत नहीं होगा तो नीतियों के ऊपर हम असर नहीं डाल सकते। ये बात है। तो इसलिए बीजेपी आरएसएस को हटाना बिल्कुल एक नंबर का काम है, उसमें कोई सवाल नहीं है। उसके लिए एकता की जरूरत है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये करते हुए पार्टी की स्वतंत्र ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मकसद आगे के दिनों में भी होगा। But sir, you have wrote a write-up regarding Sitaram Yechuri, the Tina and Sita. What will be the next? करेक्ट। तो एकदम सही, मैंने वो लिखा था कांग्रेस सीताराम के बाद कि टीना, इसका मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव। ये कौन बोल रहा है? कैपिटलिस्ट।
ये सब लैंडलॉर्ड ये सब बोलते हैं कि क्या है, विकल्प है ही नहीं, पूंजीवाद वही विकल्प है। लेकिन उसके लिए सीताराम जी कहते थे हमेशा कि उसका विकल्प है सीता। सीता है नहीं, सीताराम के पहले, लेकिन उनका नाम ये था उसका पूरा कि सोशलिज्म इज द ऑल्टरनेटिव, यानी समाजवाद यही विकल्प है। तो इसलिए ये बिल्कुल सही है वो जो कहते थे कि आखिर में ये सब पूंजीवाद को अगर टक्कर देना है तो उसके लिए विकल्प क्या है। और वो विकल्प हमने ये मदुरई के अंदर हम तय करेंगे कि पूरे देश के सामने अगर लाल झंडे को बढ़ाना है तो कुछ तो एक ऑल्टरनेटिव विजन देना पड़ेगा ना। ऑफ कोर्स, एक वैकल्पिक एक कोई कि भाई हम क्या करना चाहते, किस तरफ जाना चाहते, हमारी दिशा क्या होगी। तो ये दिशा होगी समाजवाद की। और ये दिशा ये शहीद भगत सिंह ने दी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ने तो दी ही थी, लेकिन शहीद भगत सिंह ये उन्होंने 1931 साल में फांसी जाने के पहले 2 महीने पहले उन्होंने लिखा था। और उनके सब लिखान आप देखिए, भगत सिंह बोलते हैं समाजवाद के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता है। क्लियर बात। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो हमारे संविधान के जो उसके एक इम्पोर्टेंट उनके ये है जो शिल्पकार बोलते हैं उसको, उन्होंने भी इस बात को रखा था कि समाजवाद के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। आप समझ गए? उन्होंने लिखा है स्टेट सोशलिज्म उन्होंने किया, यानी थोड़ा इधर उधर 19-20 का फर्क होगा, लेकिन वो बोलते हैं जिस प्रकार की गरीबी, जिस प्रकार की बेरोजगारी इतने बड़े देश में है, उसको अगर हल करना है तो समाजवाद के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो भगत सिंह का भी वही कहना था। एकदम। भगत सिंह अर्थात मार्क्सवादी थे। पूरे मार्क्सवाद लेनिनवाद को मानते थे। बाबा साहब अंबेडकर उतना मार्क्सवादी हम नहीं कह सकते, लेकिन समाजवादी जरूर थे, है ना। तो ये थोड़ा सा इधर उधर 19-20 का फर्क जरूर है, लेकिन हर उसके अंदर जवाहरलाल नेहरू भी देखिए, शुरुआत में उन्होंने समाजवाद से बहुत बड़े वो प्रभावित थे। ये बात अलग थी कि प्राइम मिनिस्टर होने के बाद वो नहीं किया, वो बात छोड़िए, लेकिन ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस क्या था उनकी विचारधारा? एकदम, हाँ, वो पूरी समाजवादी थी, इसलिए तो फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने स्टार्ट किया आखिर में। तो ये सब हमको ध्यान में रखना है, समाजवाद की तरफ इस देश को जरूर बढ़ना होगा, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, और इस बात को हम दोहराएंगे। लास्ट क्वेश्चन सर, you have told the last day that is Trojan horse regarding our Motha. What about the Shiv Sena Shinde group regarding this type of word? do you think that this type of word? Exact वही ये सब वही है जैसे मैंने त्रिपुरा मोठा का बोला। हाँ, अच्छा हुआ कि आपने याद किया वो। तो एग्जैक्टली वही है, एकनाथ शिंदे, हाँ, उनकी शिवसेना, अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये सब पूरे इनके साथ जो इनके साथ में गए हुए लोग हैं, समझे ना। और एक्चुअली ये जो लोग आज बीजेपी के साथ जाएंगे, कारण क्यों कुछ भी हो, लेकिन ये लोग आज देश के खिलाफ में काम कर रहे हैं। बीजेपी खुद देश के खिलाफ काम कर रही है। कल मैंने बोला ना, कल 30 जनवरी था, महात्मा गांधी जी का शहादत दिन थी, है ना। तो महात्मा गांधी जी को, जिस देश के राष्ट्रपिता को, जिस विचारधारा आजादी के 6 महीने के अंदर मार डालती है। नथुराम गोडसे कौन थे? आरएसएस के मेंबर, हिंदू महासभा के मेंबर थे, है ना। कल मैंने बोला वो बात। तो ऐसे लोग ये क्या देश का भला करेंगे? और आज टिपरा मोठा है, ये शिवसेना शिंदे है, अजित पवार है, दूसरे लोग है, नीतीश कुमार भी है बिहार में। ये सब लोग एक्चुअली पूरी तरीके से, चंद्रबाबू नायडू है, ये सब एक्चुअली पूरी तरीके से देश का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन लोग भी समझ जाएंगे इनको, और इनको भी सबक सिखाएंगे, इसमें कोई सवाल नहीं है। রাইট, অনেকক্ষণ কথা বললেন,
खबरदार কথা নয়ের সাথে। We are grateful to you. Thank you very much. That you have given us some time for, and thank you very much from our news portal. Thank you. Thank you. Thank you very अच्छा much. रहेंगे। Thank you.